नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय विज्ञान अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। विज्ञान का पहला पाठ अपने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो अपने कर चुके हैं। आज की क्लास में अपने पाठ संख्या 2 अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ब्लूप्रिंट की बात करें तो दूसरे पार्ट से कुल मिलाकर 10 नंबरों का प्रश्न जो अपने प्रश्न पत्र में आएंगे, टोटल 10 नंबर का, जिसके अंदर से एक निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का, एक छोटा प्रश्न 3 नंबर का और 3 प्रश्न आएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। 3 प्रश्न है वो 1-1 नंबर के होंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर अपने 10 नंबरों के प्रश्न पेपर के अंदर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने अति लघुत्रात्मक प्रश्न से, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? तो HCl है जो अपना उदर है, अपना पेट के अंदर है, वो अम्ल उत्पन्न होता है HCl। कई बार अपने गले के अंदर काफ़ी तीखी जलन महसूस होती है तो वो HCl के कारण ही। दूसरा प्रश्न है, तनु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा? तो इसका आ जाएगा चूना। चूना अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 उत्पन्न नहीं करता। तीसरा प्रश्न है, रक्त का pH मान क्या होता है? तो रक्त का pH जो मान है वो 7.4 होता है। चौथा प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान तो 10 होता है। ध्यान रखना, लाल लिटमस पत्थर अगर नीला हो रहा है तो वो क्षारीय माध्यम है, और अगर नीले को लाल हो रहा है तो फिर वो अम्लीय माध्यम है। तो अगर लाल लिटमस पत्थर नीला कर देगा तो मतलब 10 है, 7 से बड़ा कोई भी मान हो सकता है, और अगर नीला लाल में चेंज हो रहा है तो 7 से छोटा कोई भी मान अपना होगा। पांचवा है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह विलयन क्या होगा? तो इस प्रकार का जो विलयन है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। छठा प्रश्न है, अम्लों का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और इसमें पूछा लिटमस किस से प्राप्त होता है? सातवां प्रश्न है, लिटमस किस से प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस थैलोफाइट समूह के लीचेन पौधे से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से। आठवां प्रश्न है, गंधीय सूचकों के उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्याज, लौंग का तेल व वैनिला। नौवां प्रश्न, अधात्विक ऑक्साइड की किस प्रकृति के होते हैं? तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। 10वां प्रश्न, 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो। तो संश्लेषित सूचक अपने आ जाएंगे मेथिल, ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। मुंह में दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो जब pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है, अम्लीय ज़्यादा हो जाते हैं। 12वां प्रश्न है, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? तो खाने का सोडा व टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होगी क्षारीय। 14वां है, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र हो जाएगा CaOCl2। इसके बाद आगे देखें, 15वां प्रश्न है, नेटल के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल। 16वां प्रश्न है, नेटल डंक से उत्पन्न जलन का इलाज किससे किया जाता है? तो डॉक पौधे की पत्ती से किया जाता है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न के अंदर मिलान कीजिए। तो मिलान नींबू में बताना है कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू के अंदर जो अम्ल होगा वो अपना होगा सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू के अंदर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। उसके बाद बैन में पूछा है सिरका के अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल अपने बोलते हैं इसको। सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल
उसके बाद से टमाटर में कौन सा होता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और उसके बाद दही के अंदर है तो दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरीके से इसको अपने मिलान चिन्ह के माध्यम से दिखाना है। 18वां फिर है मिलान कीजिए व्यंजक चूर्ण। एक तरफ ये नाम लिख रखे हैं और दूसरी तरफ है उनके सूत्र अपने को दिए गए हैं। व्यंजक चूर्ण, तो व्यंजक चूर्ण का अपने को ध्यान अभी ऊपर पढ़ के आए थे, तो इसका हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा। दूसरा है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का अपने को सूत्र लिखना है, तो ये NaHCO3 हो जाएगा। 3 नंबर है 6 नंबर है धोने का सोडा, तो धोने का जो सोडा है उसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 और 10 अणु जल के। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये अपने को ध्यान रखना है, कैल्शियम सल्फेट और साथ में हाफ अणु जल का साथ में लिखना होता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ CaSO4। 19 नंबर प्रश्न है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन्स आयन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जलीय विलयन वो अम्ल का विद्युत का चालन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन्स आयन उत्पन्न होते हैं जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए ये चालन करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 20वां चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित करने से क्या होता है, तो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। 21 नंबर प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। और ये नीचे इसका उदाहरण हो जाएगा HCl होता है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्षार होता है। दोनों अभिक्रिया करेंगे लवण यानी कि नमक का निर्माण कर देंगे, सोडियम क्लोराइड और साथ में जल का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 22 तनुकरण किसे कहते हैं, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती जिसे तनुकरण कहते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार में अपने को जल मिलाना है, जिससे अम्ल और क्षार की जो मात्रा है वो कम हो जाए, तो उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं तनु करना। 23वां प्रश्न है अम्ल किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन्स आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, या जो पदार्थ खट्टे होते हैं उस तरीके से। और दूसरा है क्षार किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 है किन्हीं दो प्रबल अम्लों और दुर्बल अम्लों के नाम लिखने हैं, तो प्रबल अम्ल अपने हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, और दुर्बल ऐसा जिसमें अम्ल की मात्रा कम और क्षारक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इसके आ जाएंगे एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। 26 नंबर है किन्हीं दो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षारों के नाम लिखने हैं, तो प्रबल और दुर्बल अपने को ध्यान में रखना है अच्छे से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें क्षार की मात्रा है वो अधिकतम होती है, और दुर्बल के अंदर क्षार की मात्रा है वो कम हो जाती है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न संख्या 27 हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट जिसे अपने बोलते हैं, वो सबसे कठोर पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे बना है, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना हुआ है शुक्र का वायुमंडल। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड और इसका जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड है वो वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं, तो क्लोरीन को तो क्लोर बोला गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार नाम दिया गया है, तो इसलिए क्लोर क्षार के नाम से जाना जाता है। और नीचे इसकी अभिक्रिया हो जाएगी
सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl2H2O जल का अणु हो गया, अभिक्रिया हो जाएगी तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में क्लोरीन और प्लस में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद है क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस कहाँ पर मुक्त होती है? तो दोनों जो अभिक्रिया है इसमें अभिक्रिया में क्लोरीन जो है वो एनोड पर और हाइड्रोजन है वो कैथोड पर मुक्त होती है। जो अपने बैटरी के एनोड और कैथोड सिरे होते हैं धारा प्रवाहित करेंगे उसमें अंदर अपने कैथोड और एनोड लगाते हैं, तो जो अपना इसके अंदर एनोड होगा एनोड के ऊपर क्लोरीन हो जाएगी और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन हो जाएगी। 31 नंबर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र, तो इसका आ जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO2 की होल्ड वाइज। फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप कौन कौन से हैं तो किस किस में पाया जाता है तो ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम कार्बोनेट और किस किस में पाया जाता है। यह पूछ सकता है कि चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर में कौन सा कार्बन का रूप पाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है पीले व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि ये पित्तल व तांबे के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाते हैं जो कि विषैला लवण होता है जो अपने के लिए हानिकारक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दही व खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं जो कि पित्तल व तांबे के बर्तनों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं जो विषैले होते हैं। इस कारण दही तथा अन्य खट्टे पदार्थों को पित्तल या तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, बाकी के जो प्रश्न हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आगे अपने सभी पाठों किस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो लेकर आएंगे और उसके बाद इसके कुछ मॉडल पेपर हैं जो पूरा का पूरा पेपर सेट करके वो भी अपने लेके आएंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद, शुभ दिन।